एनडीटीवी ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले आपको बताती हूं क्या खास स्टोरीज लेकर आए हैं आज हम आपके लिए। BMW की इलेक्ट्रिक गाड़ी i5 का रिव्यू, मर्सिडीज C63 SE परफॉर्मेंस के साथ ट्रैक एक्सपीरियंस और कंपेयर करेंगे BSA गोल्ड स्टार 650 को रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 से। आज मेरे साथ BMW की i7 है, लेकिन कुछ दिन पहले हमने BMW i5 भी चलाई, जो कि एक तरह से 5 सीरीज का इलेक्ट्रिक वर्जन है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इंडिया में i5 स्टैंडर्ड व्हील बेस के साथ आती है, लेकिन 5 सीरीज़ लॉन्ग व्हील बेस के साथ आती है। तो i5 का ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्या वो BMW वाली फील देता है? ध्रुव अत्री पता कर रहे हैं। BMW और M इन वर्ड्स का अलग से अलग देखें तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये साथ में जुड़ जाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस का सैलाब आने वाला है। और वही लेके आती है ये गाड़ी। मिलिए BMW की i5 M60 से। कीमत है 1,20,00,000 रुपए एक्स शोरूम। अब ये गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी है, लेकिन इसकी लुक्स काफ़ी अंडरस्टेटेड और एलिगेंट है। ब्लैक ग्रिल मिलती है, इल्यूमिनेटेड है, रात में काफ़ी बढ़िया से चमकती है, किडनी ग्रिल है। एंड यहाँ पर ये देखेंगे बीच में इसका जो रेडार है ADAS फीचर्स का, वो इंटीग्रेटेड है। LED हेडलैम्प्स है BMW के, और इसमें आपको ये बढ़िया से इंटीग्रेटेड LED DRLs मिलेंगे और ब्लू एक्सेंट्स भी दिए गए हैं। और ये कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स हैं। बड़े 20 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड इसमें आपको जो टायर है उसकी प्रोफाइल ज़्यादा नहीं है, 35 प्रोफाइल वाला है। और यहाँ पर आपको M बैजिंग इन एलॉय व्हील्स में भी मिल जाती है। साथ ही ये रेड कलर के M ब्रांडेड ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं। पावर टेलगेट है और इसके अंदर आपको 490 लीटर्स की काफ़ी अच्छी यूजेबल बूट स्पेस दी जाती है। i5 M60 बहुत ज़्यादा स्पोर्टी ज़रूर है, लेकिन इसके कैबिन में आपको लग्जरी में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। हर जगह सॉफ्ट टच आर्टिफिशियल लेदर का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर कार्बन फाइबर टच आपको देखने को मिल जाते हैं इसके डैशबोर्ड पे। एंड आपने नोटिस किया होगा इसमें जो AC वेंट्स हैं वो बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है, वो इन स्ट्रिप के पीछे छिपी हुई हैं। 14.9 इंच की आपको ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलती है। 8.5 BMW का OS रन करती है। एंड इसके जो ग्राफिक्स वगैरह हैं काफ़ी क्रिस्प हैं, बट प्रॉब्लम की बात ये है कि जो इसके AC के प्रॉपर कंट्रोल्स हैं वो भी आपको इस स्क्रीन के थ्रू ही कंट्रोल करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको ये फ्लैट बॉटम M स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसमें नीचे M बैजिंग दी गई है, और M वाली इसमें आपको कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग भी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 12.3 इंच की ड्राइवर डिस्प्ले मिलती है, और आपको बढ़िया सा एक बड़ा सा हेड अप डिस्प्ले भी मिलता है, जो BMW की खासियत होती है। बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, और ये जो डार्क थीम है उसके साथ ये जो कलर की सीट्स हैं बहुत अच्छे से फिट होती हैं। i5 की रियर सीट पर आने के बाद आपको पता लगता है कि रियर सीट पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। प्रॉपर आपको कंफर्ट देखने को मिलेगा। ये सीट मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई है, फिर भी मेरे पास बहुत सारा नी रूम है। 5'9" मेरी हाइट है, फिर भी हेड रूम काफ़ी बढ़िया है। 6 फीट के लोग भी यहाँ पर आराम से बैठ पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। एंड यहाँ पर टाइप C सॉकेट दोनों सीट के पीछे लगे हुए हैं। अब i5 M स्पोर्ट की ड्राइवर सीट पर आने के बाद मैं आपको ये स्पेसिफिकेशन वाली बातें बोल के बोर नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। गाड़ी फ़िलहाल सिर्फ ड्राइव मोड में है, एंड मैं बस एक चीज़ करूँगा एंड यू विल रियलाइज़ कि ये गाड़ी कितनी क्विक है। जस्ट सी इट। ऑलमोस्ट i7 वाला इसका वज़न है, बट ये जाती किसी स्पोर्ट्स बाइक की तरह है। 0 to 100 3.8 सेकंड में करती है ये गाड़ी। इसको कॉर्नर्स पर लेके जाने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये गाड़ी इतनी भारी है, उसके बावजूद आपको इसका वज़न फील नहीं होता है। एंड ऑब्वियसली ये ऑल व्हील ड्राइव है, तो ये गाड़ी एकदम कॉर्नर्स में चिपक के चलती है और अपनी लाइन से टस से मस नहीं होती है। एंड इसकी कॉर्नरिंग एबिलिटी को इसका रियर व्हील स्टीयरिंग भी और बेहतर बना देता है। इसकी 136 mm की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है और अंडर बॉडी स्क्रैप होने का खतरा बना रहता है। इलेक्ट्रिक कार्स में सबसे बड़ा जो मैटर है वो रेंज का है, और यहाँ पर आपको 83.9 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, जिससे
516 किलोमीटर की WLTP क्लेम्ड रेंज देखने को मिलती है। 11 किलोवाट के AC चार्जर से 0 to 100% चार्ज 8.5 घंटे में होगा और 205 किलोवाट के फास्ट DC चार्जर से 0 to 80% सिर्फ 30 मिनट में हो सकता है। राइड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी अगर आप ख़राब रास्तों पर जा रहे हैं, लेकिन जब आप उन पर स्पीड अप करेंगे तो आपकी गाड़ी में जो वर्टिकल मूवमेंट है वो बहुत कम होती है। हाईवेज़ पर चला रहे हैं, जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर भी इसकी राइड एकदम फ्लैट रहती है एंड कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग रहती है। और ऐसा कंफर्ट प्रदान करने के लिए पूरा क्रेडिट जाता है इसके सेल्फ लेवलिंग एयर सस्पेंशन को, जो आपको काफ़ी बढ़िया राइड देता है डिपेंडिंग ऑन द सरफेस दैट यू आर ड्राइविंग इट ऑन। इसमें रियर की तरफ एक्टिव स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है, तो पीछे के पैसेंजर्स भी काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं और गाड़ी का जो हैंडलिंग है वो एकदम बढ़िया रहता है। इसमें ADAS फीचर्स लगे होने के कारण अडेप्टिव रीजन ब्रेकिंग का ऑप्शन भी मिलता है, यानी गाड़ी रीजन और ब्रेकिंग दोनों ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से कर लेती है। This is the Mercedes-AMG C63 SE performance, and that one thing that you will hear about is that it no longer gets the twin-turbo V8 engine and the weight has increased too. What it does get is a 2-liter 4-cylinder engine with e-performance plug-in hybrid, giving it 620 horses and 1020 Nm of torque. Does that mean that it's no longer fun on the track? Let's find out. So the car starts in electric mode, barely any noise, but if I want to make some noise, all I have to do is press the accelerator pedal. Car starts in comfort mode, then you have sports mode, you have sports plus mode, there is one B mode also where the battery gets locked. This is to make sure that when you are on the track and you need to conserve the battery for maybe a next hot lap or something, you can do that. The battery remains locked. Then you of course have individual mode, you have slippery modes or snow mode for when you want to use it in the snow. You also have a full electric mode, it's called EL, it's a full electric mode, and in full electric mode the car can go only 13 kilometers. Now we are on the track, so it's only logical to use the race mode, and in the race mode you also have the option of choosing the circuit. So there is BIC, Buddh International Circuit, mapped here, and when you map the circuit, this car also suggests you the boost strategy. In race mode you have two options to choose from, endurance and hot lap. You can either choose hot lap or endurance. Hot lap is maybe when you are trying to qualify and you want the best boost strategy for one lap, where the entire battery and the entire system is giving the maximum for that lap, so that you are the quickest on the lap. And endurance will pace it out and give you shorter duration of boost, so that you have a longer battery life, so that you have boost available to you at various laps at those important boost points. Alright, now I have the boost mode on, and 195, 206, 270, 280, 230, 236, 241, 245 and brake. Boost is available again, and the boost comes back again here. The battery has depleted, so I don't have any boost mode available for me right now. Well, the C63 might have lost some cylinders, but it has gained so much tech कि आपको उन cylinders की कमी महसूस नहीं होती है. They have worked on the chassis too, so you get a very taut chassis which is so responsive, and you feel so much in control of this car even on very sharp turns. And these brakes are so sharp, complete confidence you have on the car when you're driving it.
The weight distribution is 50-50. This is variable all-wheel drive, so that means depending on the need, the power gets distributed. But this also comes with drift mode. And when you switch on that drift mode, no matter what the condition is, power rear wheel को ही जाती है. And I love the fact that it has so much power and agility that it is an absolute blast on the track. This car also gets rear wheel steering. That means that when the car is below 100 kph, the wheels at the rear turns 2.5 degrees in the opposite direction of the front wheels, so that the turning radius becomes a little small. But when you are at high speed, above 100 kph, the rear wheel turns in the same direction as the front wheel by 0.7 degrees. And that's being done to make sure that you feel a lot more planted to the ground. Generally, what happens with hybrids are used for better fuel efficiency. But in this case, Mercedes says that this is e-performance hybrid. That means that the electric motor is being used to give you more performance and not the fuel efficiency. Fuel efficiency is the byproduct of this. And when you brake, the stability that you get, I just braked so hard और इसके बाद भी गाड़ी बिल्कुल stable. It was so much fun. Braking too hard, the brakes getting heated. By the way, the C63 that I have, इसमें steel brake लगे हुए हैं, लेकिन आपके पास कार्बन सेरेमिक ब्रेक्स का भी ऑप्शन है और वो AMG रेकमेंड करते हैं कि आप तब यूज़ करिए जब आप लैप्स पर ऑफन जाते हैं, सो दैट उस पे जो ब्रेक्स का कूलिंग है वो थोड़ा जल्दी होता है. द NDTV ऑटो शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है. हाल ही में BSA ने इंडियन मार्केट में एंट्री ली है, लॉन्च कर दी है BSA गोल्ड स्टार 650, जो कि सीधी तरह से compete करती है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 से. तो हमने दोनों को कंपेयर किया और पता किया कि आपके लिए कौन सी हो सकती है बेहतर. Both motorcycles epitomize modern classics. Both have a soulful old school charm. We love the way both motorcycles look, right from the round headlight to the teardrop shaped tank to the chrome on the BSA and the alloy wheels on the RE. But if we talk about quality, it is the Royal Enfield which has an upper hand. Alright, so let's talk about the ergonomics of both these motorcycles, starting with the BSA Gold Star 650. Well, it feels very nice and the seat height is just 780 millimeters. तो काफ़ी accessible seat height है. मेरी height है 5 फुट 8 इंच, तो मुझे दोनों पाँव ज़मीन पे फ्लैट रखने में कोई दिक्कत नहीं है. जो हैंडल बार है काफ़ी वाइड है और आप अपराइट बैठते हैं, और हैंडल बार के साथ साथ जो फुट पेग्स है उसका प्लेसमेंट भी काफ़ी न्यूट्रल है, तो आपको एक स्पोर्टी स्टांस, एक कंफर्टेबल अपराइट स्टांस मिलता है. साथ ही में इसका जो वेट है 213 किलो है, तो अगर आपको पाँव से धकेल के बाइक पार्किंग से निकालनी हो तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी. और चलिए अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 के ergonomics की. तो इसका सीट थोड़ा सा टॉल है 804 मिलीमीटर्स में, बट अदरवाइज़ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका थोड़ा सा स्पोर्टी राइडिंग स्टांस है, तो आप थोड़े से हल्के आगे झुके रहते हैं, और जो फुट पेग्स है थोड़े से रियर सेट है. लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है, अगर आप इसको आगे पीछे करेंगे पाँव के थ्रू तो ये फुट पेग्स जो है लगते हैं, तो ergonomically ये एक चैलेंज है. उसके साथ ही जो सीट है पहले जैसी है, काफ़ी बेकार सी है, मुझे उतनी पसंद है नहीं इंटरसेप्टर 650 की सीट. आप लॉन्ग कम्यूट्स में भी थक जाएंगे, और हाईवे राइड्स के लिए आपसे उम्मीद ये है कि आप इसको जो टूरिंग सीट है वो लगवा लें रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन मोटरसाइकिल एक्सेसरीज़ का, तो आप सुखी रहेंगे. Now the Interceptor gets an LED headlight, a choice between alloy and spoke wheels, while the BSA Gold Star continues to get spoke wheels and a rather weak headlight. Both bikes get twin-pod instrument consoles with a little digital inset, although the one on the Royal Enfield looks better. The gap between the two pods in the BSA looks a little off and unfinished. Both bikes get USB charger, but the BSA gets a Type-C port as well. Alright, so both motorcycles have near similar displacement and engine output, but take a very different approach when it comes to performance. One
it's a 648cc parallel twin engine, and the other, it's a 652cc single cylinder engine, perhaps the biggest single cylinder model on sale in India right now. So let's talk about performance, starting with the Goldstar 650. So this motorcycle, it is very apparent that this is the more eager, the more peppier motorcycle of the two. The 650cc single is quite peppy and it loves to be revved hard. जी हाँ, आपको जो टॉर्क की मात्रा बहुत बढ़िया मिलती है, पुल काफ़ी बढ़िया है और जो इसका एक्सेलरेशन है आउटराइट वो इंटरसेप्टर से बेहतर है। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है बिकॉज़ ये एक सिंगल सिलेंडर है और काफ़ी बड़ा डिस्प्लेसमेंट है इसका, तो वाइब्रेशन से खासकर 5000 आरपीएम के बाद, और आप इस मोटरसाइकिल को 85 to 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चला आप सबसे खुश रहेंगे। तो सबसे पहले 648cc पैरेलल ट्विन इंजन जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल मक्खन की तरह है। और इस इंजन की खासियत ये है कि इसका जो मिड रेंज और टॉप एंड है वो इससे बेहतर है, और साथ ही में आप इस मोटरसाइकिल को हायर स्पीड्स पे सस्टेन्ड तरीके से चला सकते हैं बिकॉज एट हायर आरपीएम्स द इंजन सीम्स टू बी वेरी काम एंड रिलैक्स्ड। The 5-speed gearbox on the BSA is slick and the ratios, though tall, work well because of the immense torque on offer in the bottom end and the mid-range. The Interceptor gets a slick 6-speed Unit 2, matching quite nicely with the smooth engine. Both motorcycles get a slipper clutch, making it easier to shift gears in a jiffy. The Brembo calipers on the Goldie give it better stopping power, but the ABS is more intrusive. The brakes on the Royal Enfield have less bite and feel a little spongy compared to the BSA, but the ABS has a measured response to panic braking. Compared to the handling, the Interceptor feels more reassuring around a corner at high speeds and is easier to filter through traffic as well. But the Pirelli Phantom Sportscom tires on the BSA offer slightly better grip. Right, so we have had a fill of riding both these motorcycles, the BSA and the Royal Enfield, and you know what, it's very difficult to point to one of these motorcycles and say that this is better than the other. Well, the BSA Goldstar 650 is easily the more engaging, the more peppier motorcycle of the two. It offers a nice ride, loads and loads of bottom end torque, but the Royal Enfield claws back ground by being the more matured, relaxed ride, and also the engine is beautifully smooth. It offers a very good relaxed riding experience. Adding to that is the fact that the Royal Enfield gets a widespread sales and service network across India, and also the resale value will be better on the Interceptor 650. वेल आज के शो में इतना ही, लेकिन आपको अगर और ढेर सारा ऑटो कंटेंट चाहिए तो आप NDTV ऑटो के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वो बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सारे अपलोड्स की जानकारी आप तक पहुंचे तुरंत। इसके साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपके फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हम हर जगह मौजूद हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।